कूलाम का नियम। हम जानते हैं दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो आवेशित चालकों के बीच एक बल कार्य करता है, इसे विद्युत बल कहते हैं। आवेशों के बीच कार्य करने वाला यह बल माध्यम एवं निर्वात दोनों में कार्य करता है। कूलाम का नियम समझने से पहले हमें बिंदु आवेश को है वो समझना होगा। तो हमारे पास है बिंदु आवेश। अब ये बिंदु आवेश है वो क्या होता है? बिंदु आवेश ये क्या होता है? तो बिंदु आवेश के लिए हम बात करेंगे कि हमारे पास ये दो क्या है? आवेशित पिंड है। क्या है? ये दो आवेशित पिंड है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। इसके बीच की दूरी क्या है? r है। तो ऐसी स्थिति में यह आवेशित पिंड है। मैं कहूंगा कि इस पर आवेश कितना है? Q1। इस पर आवेश कितना है? Q2। अब ये दोनों आवेशित पिंड समान त्रिज्या के हो सकते हैं और अलग अलग त्रिज्या के भी हो सकते हैं। और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? इनके बीच की दूरी है कैपिटल R। कितनी है? कैपिटल R। तो ऐसी स्थिति में बिंदु आवेश है वो क्या होता है कि यहां पर जो स्मॉल r का मान है वो बहुत ही कम होगा कैपिटल R की तुलना में। इसलिए हम स्मॉल r को कैपिटल R की तुलना में क्या ले सकते हैं? नगण्य ले सकते हैं। तो इस आधार पर ये जो आवेशित पिंड है वो किसका कार्य करेंगे? बिंदु आवेश का कार्य करेंगे। तो बिंदु आवेश क्या होता है कि यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है तो उन आवेशों की पिंड बिंदु आवेश कहलाते हैं। बिंदु आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिंदु आवेश है वो कहलाते हैं। अब इसके पश्चात हम कूलाम का नियम है वो समझेंगे। तो कूलाम के नियम के अंदर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? दो बिंदु आवेश है। क्या है ये दो बिंदु आवेश है। ये क्या है? Q1 है और ये दूसरा आवेश है Q2। ये दोनों आवेश समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच की दूरी हम कंसिडर कर लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। चूंकि हम जानते हैं कि दो समान प्रकृति के आवेश
एक दूसरे पर विपरीत प्रकृति का बल है वो लगाते हैं, यानी कि ये दोनों बल है वो समान प्रकृति के होंगे तो इन पर एक बल कार्य करेगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो भी इन पर एक बल कार्य करेगा। ये बात है वो हमने में एक कुलाम नामक वैज्ञानिक है उसने बताई थी, तो उसी के समान में हमने इसका नाम रखा कुलाम का नियम। अब ये नियम क्या है? ये नियम कहता है कि ये दोनों आवेश हैं, ये क्या है? ये दोनों आवेश हैं, वो तो क्या होंगे? इस बल के गुणनफल के बराबर, बल के गुणनफल के बराबर। तो F समानुपाती Q1 Q2, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा है कि F है बल कार्य करेगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हमारे पास दूसरा नियम है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे कि F है वो क्या है? समानुपाती है किसके? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, अपॉन R स्क्वायर के। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब ये कुलाम का नियम क्या होता है ये हम लिख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कुलाम का नियम या कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। अब इसके पश्चात हम समीकरण 3 की ओर बात करते हैं कि समीकरण 3 के अंदर ये समानुपाती का निशान है, आवेश है
Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो बल F के तो क्या है, समानुपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यही बात है कूलॉम के नियम के अंदर बताई गई है। तो ऐसी स्थिति में F बराबर क्या हो जाएगा, हम समानुपात के निशान को हटाएंगे तो कोई न कोई एक कांस्टेंट आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 4 ये आ गया। अब यहां के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच की माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब हम इसकी अलग अलग स्थितियों की बात करेंगे। तो पहली स्थिति है हमारे पास एसआई पद्धति के अंदर, एक हम एसआई पद्धति की बात करेंगे, एक हम सीजीएस पद्धति की है वो बात करेंगे कि के का मान एसआई पद्धति में क्या होगा और सीजीएस पद्धति में है वो इसका मान क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति के अंदर हमारे पास है कि जब दोनों आवेश निर्वात या फिर कह सकते हैं हवा में हो, तब के का मान है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है कि इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर ये होती है। यहां जो एप्सिलॉन नोट है ये क्या है, एप्सिलॉन नोट कह दो या फिर एप्सिलॉन 0 कह दो, एक ही बात। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इस निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मान है वो क्या होता है, 8.854 × 10⁻⁻12
कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो एप्सिलॉन नोट है या फिर कहूं मैं एप्सिलॉन जीरो है, इसकी जो वीमा है या फिर कहूं वीमीय सूत्र है वो क्या होगा? इसका जो वीमीय सूत्र है वो होता है हमारे पास m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये होता है इसका वीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नोट का अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक भी होता है। ये अन्य मात्रक क्या है? फैराड अपॉन मीटर। एक मात्रक तो है हमारे पास कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, अन्य मात्रक है फैराड अपॉन मीटर, ये होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे पास यह एक आवेश है Q1, यहां पर एक अन्य आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इन दोनों आवेशों पर बल लगता है वो क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, के स्थान पर लिखा है हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और उसके पश्चात Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ये हमारे पास कब लागू होगा? जब निर्वात की बात होगी या फिर हवा की बात होगी, तब हम इस फॉर्मूले का है वो उपयोग करेंगे। इसके पश्चात आता है हमारे पास में कि अगर दोनों आवेशों के बीच में माध्यम हो, तो सेकंड नंबर पॉइंट है जब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम हो, तब जब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये हमारे पास एक आवेश है Q1, यहां पर एक अन्य आवेश है Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। ये हमने कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है। क्या है? कोई माध्यम है वो भरा हुआ है। हमने कह दिया माध्यम है, वो क्या है? एप्सिलॉन माध्यम है। क्या है? एप्सिलॉन माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में के है वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान रखोगे, अब एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, अब एप्सिलॉन आएगा। जहां एप्सिलॉन है वो क्या है? माध्यम की विद्युत शीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। विद्युतशीलता भी कह सकते हैं इसको। तो ऐसी अवस्था में जो F है वो
कब अप्लाई होगा ये फॉर्मूला? कि जब माध्यम उपस्थित हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है बल का, वो जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित हो तब है उसका उपयोग करेंगे। और ये फॉर्मूला है वो हम तब उपयोग करते हैं जब दोनों आवेशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित नहीं हो, वायु का माध्यम उपस्थित हो या फिर हवा उपस्थित हो, उस समय है वो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। अन्यथा इस फॉर्मूले का जब कोई माध्यम उपस्थित हो तब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये बात की थी हमने SI पद्धति में। अब इसके पश्चात बात आती है CGS पद्धति। इसकी बात आती है CGS पद्धति। CGS पद्धति में ध्यान रखोगे कि निर्वात की स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निर्वात की स्थिति में जो K है, K इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि K क्या होता है? नियतांक है जो कि दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। इसलिए हम सुविधा के लिए K का मान 1 है वो लेते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक है वो क्या होगा? डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम। स्टेट कूलम K का मात्रक ये और इसका होल स्क्वायर। तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q1, क्योंकि K बराबर तो क्या है? 1 है, तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए CGS पद्धति में। CGS पद्धति में किसके लिए? निर्वात के लिए।